हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये जो सेशन है ये हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 1, 2 एंड 3 के। ये जो सेशन है ये मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप इसको यूट्यूब के प्रीवियस सेशन में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन अ वेट soil mass air occupies 1/6 of its volume and water occupies 1/3 of its volume. The void ratio of the soil is, आपको क्या निकालना है? void ratio। तो कैसे निकालेंगे इसका void ratio? यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर को दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकल जाएगा। आपके पास टोटल वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड टोटल वॉल्यूम में एक रिलेशन आप पोरोसिटी का निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली पोरोसिटी का अगर आप निकाल सकते हैं तो वहाँ से आपके पास ई की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो देखें कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ एयर आपको दिया गया है V/6, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दिया गया है V/3। तो यहाँ से आपने क्या निकाला? वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला। यहाँ से आपने क्या निकाला? वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड V/6, V/3 आपके पास V/2 0.5V। तो पोरोसिटी आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? पोरोसिटी। अब मैंने आपको बताया है कि अगर पोरोसिटी की वैल्यू 0.5 है तो आपके पास E की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 1। या आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा, नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा। ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उससे भी डायरेक्टली आप पोरोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू क्या आई है? E की वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैक्यूस्ट्राइन सॉइल इज सॉइल transported by rivers, transported by glaciers, deposited in seabeds, deposited in lakes। अगर यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर यहाँ पे देखें, पूछा गया आपको लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। तो लैक्यूस्ट्राइन सॉइल का मतलब है, मैंने क्या कहा था कि लैक्यूस्ट्राइन में फर्स्ट 3 वर्ड देखिए तो आपके पास क्या दिख रहा है? LAC। और LAC का मतलब क्या होता है? LAC का मतलब है लेक, यानी स्टिल वाटर। स्टिल वाटर पे जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। तो यानी कौन सा आंसर होगा? डिपॉजिटेड इन लेक बेड्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स का मतलब है ये आपका कौन सी सॉइल होगी? एलुवियल सॉइल। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स तो ये आपकी कौन सी होगी? ग्लेशियल सॉइल। अगर ट्रांसपोर्टेड इन सी बेड्स तो ये कौन सी होगी? आपकी मेराइन सॉइल। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डिपॉजिटेड इन लेक बेड्स। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ fill having a volume of 1,50,000 cubic meter is to be constructed at a void ratio of 0.8. The borrow pit soil has a void ratio of 1.4. The volume of soil required in cubic meter to be excavated from the borrow pit will be। अब यहाँ पे देखिए कि ये कौन सा केस है? बोरो पिट का केस है। और मैंने आपको बताया था कि बोरो पिट के केस में 99% यहाँ पे, अगर बोरो पिट के केस में यहाँ पे फॉर्मूलों की बात करें तो 2 फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, एक वेट ऑफ सॉलिड, एक दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और मैंने आपको कहा था कि 99.9% आपका क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? जहां पे हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोरो पिट का और आपका क्या जो फिल या कह सकते हैं इम्बैकमेंट है उसका हम क्या करते हैं? VS हम इक्वेट कर देते हैं। तो वहां से आपके पास एक का वॉल्यूम आपको दिया गया है और दूसरे का आप टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास फिल का वॉल्यूम यानी इम्बैकमेंट का वॉल्यूम आपके पास टोटल वॉल्यूम दिया गया है कि हमको कितना वॉल्यूम चाहिए बोरो पिट से कि हम यहाँ पे जो फिल जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना हो जाए? 1,50,000 क्यूबिक मीटर हो जाए, और जिसमें कि हमारा जो वॉइड रेशियो है वो वॉइड रेशियो कितना हो? 0.8। और एक्सकेवेटेड सॉइल यानी जो आपका क्या है?
पिट का जो वॉल्यूम है, बोरोपिट का जो आपके पास वॉइड रेशियो है वो कितना दिया गया है 1.4। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2,50,000, 2,30,000, 2,10,000, 2 लाख, ये आपका क्या है क्यूबिक मीटर में दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये सपोज हमने माना ये हमारा क्या है, ये बोरोपिट है और ये बोरोपिट है जिसका वॉल्यूम आपके पास टोटल वॉल्यूम आपको निकालना है। ई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी गई है 1.4। नेक्स्ट अगर हम देखें इम्बैक्टमेंट आपके पास है, इम्बैक्टमेंट का टोटल वॉल्यूम आपके पास 1,50,000 दिया गया है और यहाँ पे अगर ई की वैल्यू देखें तो ई की वैल्यू आपके पास कितना दिया गया है इसका 0.8। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी दी गई है 0.8। अब यहाँ से बोल रहा है कि इस इम्बैक्टमेंट को बनाने में जो हम यहाँ से सॉइल लेके आएंगे, कहाँ से, जो हम यहाँ से सॉइल लेके आएंगे, यहाँ से सॉइल लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं कॉम्पैक्ट, तो कितनी सॉइल लेके आए कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम इम्बैक्ट का कितना हो जाए 1,50,000 क्यूबिक मीटर और किसके साथ 0.8 वॉइड रेशियो के साथ। तो मैंने क्या कहा कि जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो आपका, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या है सॉइल यहाँ से लेके जा रहे हो, यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों के केस में आपका क्या होने वाला है, वो आपका इक्वल होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ बोरोपिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ इम्बैक्टमेंट। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए आपका लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V टोटल अपॉन 1 प्लस E, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ इम्बैक्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ इम्बैक्टमेंट डिवाइड बाय आपका क्या है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ इम्बैक्टमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस E। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं V टोटल, और V टोटल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 लाख क्यूबिक मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 लाख क्यूबिक मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोरो एंड पिट केस का। इसमें आपको VS इज इक्वल टू V टोटल अपॉन 1 प्लस E यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर रीडिंग्स आर करेक्टेड फॉर। अगर हम फर्स्ट बात करें कि यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास क्या है, टेम्परेचर करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन एंड टेम्परेचर मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। फर्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो हमारा हाइड्रोमीटर रीडिंग है ये कहाँ पे यूज होता है। हाइड्रोमीटर रीडिंग हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम जब करते हैं किसके लिए, फाइन सॉइल के लिए। तो फाइन सॉइल के लिए सीविंग पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम स्टोक्स लॉ को यूज करते हैं और स्टोक्स लॉ से यहाँ पे दो आपके पास मेथड है, एक आपका पिपेट मेथड, एक आपका हाइड्रोमीटर मेथड। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाइड्रोमीटर मेथड में हम रीडिंग जो RH की वैल्यू हम वहाँ पे करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग RH की जो वैल्यू लेते हैं वो किस, उसके लिए हम कौन कौन से करेक्शन यहाँ पे देखें तो हम कौन से तीनों ही करेक्शंस अप्लाई करते हैं। अब तीनों यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टेम्परेचर करेक्शन आपका क्या होता है, ये आपका प्लस माइनस यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव का मतलब है अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसके केस में आपका क्या है, उसके केस में टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव होगा। अगर ये आपका लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसके केस में आपका टेम्परेचर करेक्शन आपका कितना हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे मेनिस्कस करेक्शन की बात करें तो मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्पर्सिंग एजेंट की बात करें तो ये करेक्शन हमेशा आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्शन आपके अप्लाई होते हैं हाइड्रोमीटर करेक्शन के लिए। तो यानी आंसर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 kg per centimeter square in natural state of clay reduces by 4 times in remolded state then its sensitivity will be। अगर यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपका 1, 2, 4 एंड 8। अगर हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी होती क्या है, किसी सॉइल की सेंसिटिविटी होती है कि जो यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ UCS जिसको हम बोलेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन आपके किसमें
आपका क्या है नेचुरल स्टेट या कह सकते हैं अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में डिवाइड बाय यूसीएस इन रिमोल्डेड या आपके डिस्टर्ब्ड स्टेट, यूसीएस इन डिस्टर्ब्ड या कह सकते हैं इसको डिस्टर्ब्ड या आप कह सकते हैं इसको रिमोल्डेड स्टेट। अगर इसका हम रेशियो निकाल देते हैं तो ये रेशियो हमारा क्या बताता है सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास नेचुरल स्टेट या अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में आपको आंसर कितना दिया है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4 और ये बोला है रिमोल्डेड स्टेट में इसकी जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपकी रिड्यूस होके कितनी हो जाती है 1/4 टाइम्स, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल वैल्यू है। तो ये आपकी क्या 1/4 इंटू आपका क्या है 4, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी ये वैल्यू 4 यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आपकी 4 डिवाइड बाई 1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 1, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स। तो यानी की सेंसिटिविटी आपकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखेंगे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स। क्या ये करेक्ट है? देखो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो वाटर कंटेंट है, यानी ये अगर आप देखें ये आपका क्या है, अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी बना रहे हैं सॉइल की तो ये आपकी क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ये आपका प्लास्टिक लिमिट और ये आपका लिक्विड लिमिट। अब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच की जो रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यानी ये क्या बताता है प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉइल। और प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉइल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी इसका मतलब है कि ये जो लिक्विडिटी इंडेक्स है ये आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें द रेशियो ऑफ लिक्विडिटी लिमिट्स माइनस द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये भी आपका क्या है करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है आईपी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आईपी की वैल्यू WL माइनस WP। आईपी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है WL माइनस WP। तो यानी ये आपका भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये भी सेकंड जो है ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तीसरा रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस इट्स प्लास्टिक लिमिट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स। यहाँ पे यानी अगर देखें और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि आपका क्या है जो सी है सी आपका करेक्ट आंसर है। यानी आप देखें लिक्विडिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स को मैंने आपको समझाया कि अगर लिक्विडिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मतलब IL आ रहा है, तो ये किसका जो फॉर्मूला है WL WN एंड WP। तो IL आ रहा है तो ऊपर जो नीचे जो है डिनोमिनेटर में इसका क्या आएगा IP की वैल्यू आएगी। डिनोमिनेटर में IP की वैल्यू आ रही है दोनों ही केस में, किसमें IL एंड IC के केस में दोनों में ही आपकी क्या है जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी IP। तो अगर हम न्यूमिनेटर की वैल्यू देखें तो न्यूमिनेटर में आपका क्या है यहाँ पे देखें कि ऊपर ये नेचुरल वाटर कंटेंट के साथ आपका या तो WL और WP के साथ इसका रिलेशन होगा। यहाँ पे IL है यानी इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विड लिमिट नहीं आएगा, यानी यहाँ पे ये क्या है WN माइनस WP, WN माइनस WP, WN माइनस WP अपॉन IP आपका क्या कहलाता है ये लिक्विडिटी इंडेक्स। यानी इसका यहाँ पे C है L नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा WL माइनस WN। तो यहाँ पे अगर देखें तीसरा आपका क्या बताता है द रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स। तो यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन ऑफ क्ले सैंपल्स आर 25 and 15 respectively. Its activity is,
यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिया गया है कि जो आपके पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स दी गई है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपके पास आईपी की वैल्यू 25 दी गई है, और जो बोल रहा है कि क्ले माइक्रोन, जो क्ले परसेंटेज है वो आपका फाइनर देन 2 माइक्रोन आपका कितना है 15%, और आपको पूछ रहा है एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी का फॉर्मूला देखें तो एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ plasticity index of the soil divided by clay fractions finer than 2 micron, यानी ये आपका क्या है IP डिवाइड बाय क्या होगा, IP डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शंस, यानी डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शंस फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो यहाँ पे अगर IP की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, IP की वैल्यू आपके पास 25 गिवन है, एंड ये वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 15 गिवन है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 से कट जाएगा, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो यानी 5/3 का मतलब है कि ये 1.531, यहाँ पे 6 तो यानी 67, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 1.67। एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज 1.67, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज 1.67। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्टिविटी की वैल्यू अगर आपकी 0.75 से नीचे होती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इनएक्टिव सॉइल। अगर आपकी एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से 1.25 होती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉइल। अगर उसकी एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज़्यादा होती है तो उसको बोलेंगे एक्टिव सॉइल। तो यानी ये जो है अगर पूछा जाए कि ये जो सॉइल है ये आपकी एक्टिव है, इनएक्टिव है, नॉर्मल है, नन ऑफ दिस, तो ये आपकी क्या है एक्टिव सॉइल है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए पिक्नोमीटर इज 200 ग्राम कंटेनिंग, weight of pycnometer is 200 gram containing 400 gram sand, and weight of water full to the top with sand is 2150 gram. The weight of pycnometer full of clean water is 1950 gram. If the specific gravity of soil is 2.5, then the water content अगर निकालना है तो यहाँ पे पिक्नोमीटर में वाटर कंटेंट आपके पास W1, W2, W3, W4 की वैल्यू आपको समझना है। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू आपको क्या है, W1 आपका एम्प्टी पिक्नोमीटर, यानी ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या गिवन है W1। W2 की वैल्यू क्या होती है, एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस आपका जो आपका सॉइल सैंपल, यानी 200 प्लस 400, ये आपके पास क्या दिया गया है W2 की वैल्यू, ये आपके पास क्या है W2 की वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम W3 की बात करें तो W3 का मतलब है कि एम्प्टी पिक्नोमीटर सॉइल के साथ जो हम पूरा कंप्लीट वाटर फिल कर देते हैं, तो यानी ये जो वैल्यू है ये आपके पास किसकी वैल्यू दी गई है, ये W3 की वैल्यू दी गई है। W4 क्या होता है कि कंप्लीट ये रिमूव करके जो हम एम्प्टी पिक्नोमीटर में वाटर ऐड कर देते, वाटर कंप्लीटली फिल कर देते हैं, जो उसका टोटल वॉल्यूम टोटल वेट होता है वो आपका, यानी ये आपके पास कितना दिया गया है W4, और G आपके पास दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या है फॉर्मूला यूज करके, मैंने क्या कहा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4, G माइनस 1 डिवाइड बाई G माइनस 1 इंटू 100। तो वहाँ से आप क्या है फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज या कह सकते हैं वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो वाटर कंटेंट अगर देखें तो यहाँ पे वाटर कंटेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 G माइनस 1 डिवाइड बाई G माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे देखें वैल्यू पुट की तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 20%। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 20%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ सैंड इज इन डेंसेस्ट स्टेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। देखो डेंसेस्ट स्टेट में सैंड की डेंसिटी जो है, अगर हम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की देखते हैं तो वो आपका क्या है वेरी करता है, आपका 0 से लेके 100%। अगर 0 से 15% है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो 0, यूनिटी, बिटवीन 0 एंड 1, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आपकी क्या है 0 से 1 के बीच या 0 से 100% के बीच लाई करती है। तो यानी अगर आपके क्या है
आपकी क्या है डेंसिटी, आपकी क्या है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या है लूजेस्ट है, तो उस केस में वो 0 होगा, और डेंसेस्ट स्टेट में वो कितनी होगी, वो आपकी यूनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, ये आपका क्या हो जाएगा यूनिटी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यूनिटी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज इट टू बी डिफॉर्म्ड रैपिडली विदाउट रप्चर, इलास्टिक रिबाउंड एंड आल्सो अ वॉल्यूम चेंज इज नोन एज। तो क्या बोल रहा है कि वो सॉइल जिसमें क्या है सॉइल जो आपकी डिफॉर्म्ड होती है बिना क्रैक और इलास्टिक रिबाउंड के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम पोरोसिटी कहेंगे, क्या हम प्लास्टिसिटी कहेंगे, क्या हम परमेबिलिटी कहेंगे, क्या हम डक्टिलिटी कहेंगे। तो यानी इसका मतलब है ये आपका क्या है प्लास्टिसिटी का जो है, यानी पोरोसिटी हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रिडोमिनेंट मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंकेज एंड स्वेलिंग इन बेंटोनाइट सॉइल। ये ब्लैक कॉटन सॉइल में भी देखा हमने, और ये हमने देखा बेंटोनाइट सॉइल में। तो यहाँ पे कौन सा जो मिनरल है, क्ले मिनरल, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेलिंग एंड सिंकेज। तो एक ही इंपॉर्टेंट मिनरल है आपका, वो भी आपका कौन सा है, मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल। तो इंपॉर्टेंट है कि मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल के कारण जो सॉइल की सिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा, या उसको हम क्या कहते हैं एक्सपेंसिवनेस, ये इंक्रीज करता है किसका, सॉइल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंटमोरिलोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ऑप्शंस हैं, आर ऑफ प्लास्टिक इन नेचर, स्वेल विद डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर, सिंक विद इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर, नन ऑफ दिस। अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो आपके क्या होते हैं प्लास्टिक सॉइल्स, यानी एक्सपेंसिव सॉइल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑफ प्लास्टिक इन नेचर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑफ प्लास्टिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इक्वल्स टू द सैचुरेटेड डेंसिटी multiplied by unit weight of water divide by unit weight of water plus unit weight of water minus unit weight of water। अगर हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकाल रहे हैं तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट यानी सॉइल को सबमर्ज करते हैं तो उसका यूनिट वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। किस अमाउंट से डिक्रीज होता है, वो आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर के अमाउंट से। यानी इसका मतलब है यहाँ पे अगर सैचुरेटेड यूनिट वेट उसका इनिशियल क्या है, जब वो कंप्लीट सैचुरेटेड था, अगर इसमें क्या है यूनिट वेट इसका सबमर्ज कंडीशन में डिक्रीज हो रहा, किस अमाउंट से होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर से। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कैन बी डिफाइंड एज। पहले ही क्वेश्चन में हमने डिफाइन कर दिया सेंसिटिविटी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉइल अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट। सी है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एंड डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। सेंसिटिविटी क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो है, किस स्टेट में, उसके अनडिस्टर्ब्ड या कह सकते हैं उसका नेचुरल स्टेट डिवाइड बाय आपका डिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड स्टेट में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल मॉइस्चर फ्लोइंग विद इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं फ्री वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटी वाटर एंड नन ऑफ दिस। ये जो हमने इरिगेशन के लेक्चर में भी पढ़ा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के साथ जो क्या है सॉइल वाटर आपका फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, फ्री वाटर। और जो भी आपका क्या होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है तो वो वाटर आपका हमेशा हेल्ड वाटर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो यहाँ पे, फ्री वाटर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्री वाटर। द सॉइल मॉइस्चर फ्लोइंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सॉरी इसमें आंसर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर ही जो है वो इन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, वो आपका सॉइल से निकल जाता है और वो आपका पर्कुलेट करता है किसमें, वाटर टेबल में जाके मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ल सॉइल इज, यहाँ पे देखें मार्ल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल, डिपोजिशन बाय सी वाटर। तो यहाँ पे देखें मार्ल जो सॉइल है, मार्ल सॉइल आपकी कौन सी है, ऑर्गेनिक सॉइल है। और ऑर्गेनिक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्गेनिक सॉइल का फॉर्मेशन आपका क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनका डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑर्गेनिक मैटर कहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल। तो मैंने आपको ये कहा था कि मार्ल M फॉर मैराइन ओरिजिन, A फॉर एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स। तो यानी ये सॉइल जो है ये आपकी मैराइन ओरिजिन की सॉइल है, जिसमें आपका क्या है, एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट के डिकम्पोजिशन से जो फॉर्म होती है। तो यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स। 17th क्वेश्चन देखेंगे, विच सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स, ड्रिफ्ट, लॉइस, टालूस। तो यहाँ पे आंसर देखें तो सैंड ड्यून्स, अगर यहाँ पे आंसर आप देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका। अगर फर्स्ट देखें सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स आपका कौन सी होगी, वो सॉइल जो आपकी ट्रांसपोर्ट होके जाती है किससे, विंड से। तो जो जिसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है कौन, विंड। तो यानी ये ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ड्रिफ्ट सॉइल आपकी कौन सी होगी, ड्रिफ्ट सॉइल आपकी कौन सी होगी, ग्लेशियल सॉइल। तो नेक्स्ट आपका लॉइस सॉइल अगेन क्या है, ये भी आपके विंड ब्लोन सिल्ट है। तो यानी ये भी आपकी क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तालूस, या तालूस अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आपको क्या दे सकता है, कॉलुवियल सॉइल। तो कॉलुवियल और तालूस सॉइल जो है वो सॉइल हैं जो आपकी क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तालूस। नेक्स्ट है, इफ नेचुरल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल्स आर स्टेटेड एज 30.5%, 42.5% and 22.5% respectively. The ratio of liquidity index to the consistency index to the liquidity index. तो consistency index to the liquidity index अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिवाइड बाय लिक्विडिटी इंडेक्स दिखें तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो फॉर्मूला अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, IC की वैल्यू। IC की वैल्यू क्या होगी, IC इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे C आ रहा है तो दोनों की इसमें क्या आएगा, डिनोमिनेटर में IP आएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, IP की वैल्यू, ये IP की वैल्यू आएगी। ऊपर देखो इसमें ये L नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विड लिमिट आएगा। तो WL माइनस ये साथ में क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल वाटर कंटेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल वाटर कंटेंट। डिवाइड बाय हमको क्या निकालना है, IL निकालना है, लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना, IL निकालना है। तो IL इज, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये IP की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय IP डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे IL है तो IL का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, WN माइनस WP। तो वैल्यू पुट कर देंगे अगर इसमें, तो यहाँ पे ये IP आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे WN कितना है, WL कितना है, यहाँ पे दिया गया है, लिक्विड लिमिट आपको 30 दिया गया है, प्लास्टिक लिमिट आपको 42 दिया गया है, और आपका क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपको कितना दिया गया है, WN की जो वैल्यू है वो 30% दी गई है, और WL की वैल्यू आपको 42% दी गई है, और WP की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 22%। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें तो WL की वैल्यू आपकी 42.5 माइनस कितना करना है, WN कितना है, 30.5। अब देखें डिवाइड बाय WN कितना है, WN आपका कितना है, 30.5, और ये कितना है WP, W आपका कितना P है, WP 22.5। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 42 माइनस 30.5, नीचे देखेंगे 0.5 से 0.5 कटा, 0.5 से 0.5 कटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये अगेन 8। तो 8 डिवाइड बाय 8 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे,
ये 8 डिवाइड बाई 8, ये आपका कितना आ जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, IC डिवाइड बाई IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। You are given a sample of soil containing coarse grains to determine its water content. You will use options हैं पिक्नोमीटर, टॉर्सन बैलेंस मेथड, कैल्शियम कार्बाइड में अल्कोहल मेथड। तो यहाँ पे देखें कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, पिक्नोमीटर मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पिक्नोमीटर मेथड। टॉर्सन बैलेंस, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और अल्कोहल मेथड आपका क्या है, ये आपका क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड है। अल्कोहल मेथड भी आपका अप्रोक्सीमेट है। कैल्शियम कार्बाइड आपका क्या है, कैल्शियम कार्बाइड कुकेस्ट मेथड है। एक्यूरेट मेथड है वो आपका क्या है, पिक्नोमीटर मेथड और ओवन ड्राई मेथड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिक्नोमीटर मेथड। नेक्स्ट है पिकअप द करेक्ट डेफिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ABCD दिया है। अब एक एक करके देखेंगे। रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द टफनेस इंडेक्स इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल। सेंसिटिविटी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाय यूसीएस ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल। तो ये आपका क्या है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू परसेंटेज क्ले फाइनेस इज नॉन एज एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम डिफाइन किया कि एक्टिविटी क्या होती है, IP डिवाइड बाई परसेंटेज क्ले फ्रैक्शंस फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो यानी ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन देखें। द वाटर कंटेंट विच एट विच सॉइल फ्लोज इज नोन एज अ प्लास्टिक लिमिट। जिस वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट पे सॉइल फ्लो करने लग जाए तो उस कंटेंट को हम क्या, वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, उसकी लिक्विड लिमिट। तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 21 देखें। तो पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एलाइट बॉन्ड इज वीकर देन कैओलिनाइट बॉन्ड। Elite bond is stronger than Montmorillonite bond. Elite does not swell when wet. All of the above. यहाँ पे अगर हमने इसको सॉइल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा नहीं, तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो देखेंगे, इसको समझेंगे जब हम सॉइल स्ट्रक्चर या क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको समझेंगे कि कैसे इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 22 देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। फॉर ड्राई सॉइल, ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। Unit weight of soil increases due to submergence in water. Unit weight of soil decreases due to submergence in water. करेक्ट ऑप्शंस आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। हमेशा जब सबमर्ज्ड सॉइल होती है तो उस केस में हमेशा सॉइल की जो यूनिट वेट है वो किस अमाउंट से, गामा डब्ल्यू के अमाउंट से आपका डिक्रीज होता है। तो यानी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखें। इफ वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100 देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, देखो, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली वॉइड रेशियो, अगर आपको पूछा गया है वॉइड रेशियो लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है जिसमें हम यूज करते हैं SE इज इक्वल टू WG। तो SE इज इक्वल टू WG, ये अगर हम यूज़ करते हैं SE इज इक्वल टू WG, यहाँ पे अगर देखें कि क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड सॉइल मास। सैचुरेटेड का मतलब ये आपका 100% है। तो इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड, S की वैल्यू 1 है और वाटर कंटेंट की वैल्यू आपकी क्या है, 100%। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वॉइड रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, G के बराबर हो जाएगी। तो इक्वल टू दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। 24 देखेंगे। इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज 24%, G इज 2.7 एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 80% देन द पोरोसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, SE इज इक्वल टू WG। अब यहाँ पे आपके पास SE इज इक्वल टू WG की वैल्यू आपके पास
डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, पोरोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो यहाँ से ई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 1.35। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाता है, 0.57। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 0.57। नेक्स्ट 25th देखेंगे, इन सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज, यहाँ पे देखें लेस देन 0.002 mm, ग्रेटर देन 0.2 mm, बिटवीन 0.2 mm एंड 0.0002 mm, ऑल दी अबव। देखो यहाँ पे जो स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ वैलिड है आपका किसके लिए, 0.22 माइक्रोन के पार्टिकल साइज के लिए, यानी करेक्ट ऑप्शन इज आपका, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो फर्दर 50 क्वेश्चंस है वो अगले सेशन में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।